हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन बीएड में हमारा एक पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसमें भी इस टर्म का यूज हुआ है। क्या टर्म है वो? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये टर्म है मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं इस टर्म को। लेकिन ये बीएड में क्यों यूज हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि बीएड में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जैसे लिटरेचर, आर्ट्स, कॉमर्स, लाइफ साइंस, सोशल साइंस, तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। कोई ज़्यादा मैथमेटिकल इक्वेशंस या मैथमेटिकल कंसेप्ट नहीं लाने की कोशिश करूंगा। एकदम सिंपल सरल भाषा में जैसे समझाया जा सके मैं उस तरीके से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्या सिग्निफिकेंस है इस पेपर में और यहाँ पे क्यों यूज किया गया है इसको। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो दिखता कैसे है। कर्व है यानी कि कर्व जैसे ही दिखेगा, तो ये वो कर्व है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये वो कर्व है जिसको हम लोग कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये जो है ये दिखता है बेल यानी कि घंटी के आकार का, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व कहते हैं इसको। इसी बल्जिंग या बेल शेप के लिए इसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, और इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? इसको हम लोग आगे स्लाइड्स में समझेंगे। मैथमेटिकली अगर आप इस कर्व को प्लॉट करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप प्लॉट करें तो ये कर्व आपका आ जाएगा। तो कभी कभी हम लोग मैथमेटिक्स में बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो तीन टर्म्स आपने देखा ये स्टैट्स के टर्म है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में इस टर्म को हम लोग यूज करते हैं, इन तीनों टर्म को। और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, लैप्लासियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है, ये प्रोबेबिलिटी नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं ये वाला। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर जस्ट लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जहां स्टैटिस्टिक्स है वहां प्रोबेबिलिटी है, जहां प्रोबेबिलिटी है वहां स्टैटिस्टिक्स है। और ये सातों के सातों कर्व जो यहाँ पे लिखा गया है ये दिखता कैसे है? इस प्रकार का दिखता है, बेल शेप। एक ही फैमिली के हैं सब, ठीक है। तो इस होता क्या है, व्हाट इज दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल शेप, क्या है? सब चीज समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एक टीचर हूं, मैं अपने क्लास में, मेरे क्लास में 25 बच्चे पढ़ते हैं, मैं अपने क्लास में एक एग्जाम कंडक्ट किया, मैथमेटिक्स या ट्रिग्नोमेट्री पे एक एग्जाम कंडक्ट किया। बच्चों ने एग्जाम दिया, सभी बच्चों के मार्क्स आ गए। और जाहिर सी बात है जब मार्क्स आएंगे तो सबके मार्क्स एक जैसे नहीं आएंगे, अलग अलग मार्क्स आएंगे, वेरिएशंस रहेगा मार्क्स में। तो उस वेरिएशन का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका रिलेशन है बेल शेप्ड कर्व से, ठीक है। तो देखते हैं आगे। ये वो 25 बच्चों का परफॉर्मेंस है मेरे एग्जाम में, उनका ये मार्क्स लिखा हुआ, ये 25 बच्चे हैं। मार्क्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख दिया हूं ऑलरेडी, क्योंकि जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस का काम करते हैं या स्टैटिस्टिक्स में डेटा का कुछ काम करते हैं तो हम लोग को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखना पड़ता है। तो जनरली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स 45 स्कोर हुआ है मेरे क्लास में और मैक्सिमम 93 स्कोर हुआ है। तो ये जो मार्क्स स्कोर हुआ है 25 बच्चों का, इसका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो एवरेज मतलब मीन मतलब एवरेज। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो ये मेरा एवरेज है, दैट इज 69। तो मीन का मतलब होता है एवरेज। कैसे एवरेज निकालें? सारे मार्क्स को ऐड कर देंगे और 25 यानी कि टोटल स्टूडेंट्स है मेरे क्लास में, तो सारे मार्क्स को ऐड करके 25 से यदि हम डिवाइड कर दें दैट इज द एवरेज मार्क्स, उसको हम लोग मीन कहते हैं। अगर मेरे को मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मीडियन मतलब बीच का वैल्यू। तो बीच का वैल्यू कैसे निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे मेरे क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 एक ऑड नंबर है, तो 25 के साथ एक प्लस करेंगे 1 और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 26/2, दैट इज इक्वल टू 13th। तो 13th नंबर पे जो मार्क्स है वही मेरा मीडियन कहलाएगा। तो 13th नंबर पे कौन सा मार्क्स है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 नंबर पे मेरा ये है, ये मेरा 13 नंबर पे 69, तो ये मेरा मीडियन कहलाएगा, ये मेरा मीडियन आ गया। मोड क्या होता है? ऐसा मार्क्स जिसका फ्रीक्वेंसी क्लास में सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो इन गिवन मार्क्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 69 का है। 69 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, यानी कि 69 एक ऐसा मार्क्स है जो 3 बच्चों को मिला है। तो 69 का फ्रीक्वेंसी हुआ 3, बाकी सारे मार्क्स का फ्रीक्वेंसी हुआ 1। तो जिस भी मार्क्स का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसको हम लोग मोड मानते हैं। तो मोड भी मेरा 69 है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये मैंने जो डेटा लिया है इसको हम लोग बैलेंस्ड डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डेटा। बैलेंस्ड डेटा मैंने जानबूझकर लिया है क्योंकि बैलेंस डेटा में काम करना, समझाना और पढ़ाना या एग्जाम्पल देना बहुत आसान होता है, जिससे समझना और समझाने का जो सिलसिला है वो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए मैंने बैलेंस डेटा लिया है ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। रियल लाइफ में यदि आप अपने क्लास में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बच्चों का, तो कभी भी आपका मीन, मीडियन, मोड एक समान नहीं आने वाला है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैंने लिया है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल आ गए हैं, ताकि आपको समझाने में मेरे को सुविधा हो, इजिली आपको समझाया जा सके कंसेप्ट। अब देखिए, एक नया कॉलम ऐड हुआ है, डिविएशन। व्हाट इज दिस डिविएशन? डिविएशन मतलब क्लास का जो एवरेज मार्क्स है, यानी कि मीन, एवरेज, क्लास का एवरेज मार्क्स से हर बच्चों का मार्क्स कितना कम है या कितना ज्यादा है ये कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविएशन। कितना डिविएट कर रहा है बच्चों का मार्क्स क्लास के एवरेज परफॉर्मेंस से। तो एवरेज मेरा 69 है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हर बच्चों का जो मार्क्स है उसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो 45 को अगर हम 69 से माइनस करें तो कितना आ रहा है? -24। यानी कि इस बच्चे का, मधुसूदन का 45 मार्क्स है, 45 मीन से 24 नंबर कम है, इसलिए -24 लिखा हुआ है। सिमिलरली 47 कंपेयर करेंगे, 47 माइनस 69 दैट इज इक्वल टू 47 माइनस 69 अगर करेंगे दैट इज इक्वल टू -22, यानी कि इस स्टूडेंट का 22 मार्क्स कम है एवरेज से। सिमिलरली अगर लास्ट स्टूडेंट का कंपेयर करते हैं 93 माइनस 69, तो इसका आंसर आता है 24। दैट मीन्स ये स्टूडेंट ने एवरेज मार्क्स से 24 मार्क्स ज्यादा स्कोर किया है। तो इस प्रकार से कौन सा स्टूडेंट एवरेज मार्क्स से कितना कम है या कितना ज्यादा है वो कंपेयर किया जा रहा है, तो इसको हम लोग डिविएशन कहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस डिविएशन को जो हम लोग ऑब्टेन किए हैं इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि -24 का अगर हम स्क्वायर करें तो 576 आता है। तो -24 का अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो 576 आया। इस प्रकार से सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, सारे डिविएशंस के जितने भी नंबर है, सारों को स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है। सारों को स्क्वायर करके मैंने लिख दिया। लिखने के बाद सबको एडिशन करना है, सबको एडिशन करना है, जितने हैं सबको एडिशन करना है। सबका एडिशन करने के बाद जो आएगा दैट इज 5192। तो पहले मैंने डिविएशन निकाला, डिविएशन को स्क्वायर किया, अब डिविएशन का स्क्वायर का समेशन किया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिविएशन स्क्वायर समेशन, जिसका वैल्यू आता है 5192। सारे को ऐड करने के बाद वैल्यू आएगा 5192। इस 5192 को यदि हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 से अगर हम डिवाइड कर दें तो इसका वैल्यू आएगा 207.68। तो ये क्या कहलाता है? इसको वेरिएंस कहते हैं। वही यहाँ पे वेरिएंस लिखा हुआ है, दैट इज द वेरिएंस। अब इस 207.68 का अगर हम रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें, तो आएगा 14.41111। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। वही यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा हुआ है 14.41111। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पे इतना सारा कैलकुलेशन करने का बस एक ही मेरा मकसद था, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना। अब मेरे को मीन पहले से पता चल चुका था, मतलब मीन मैंने पहले कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड डिविएशन अभी कैलकुलेट कर लिया। तो मीन को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, म्यू इज इक्वल टू 69, दैट इज द मीन। नेक्स्ट है मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा है 14.41111। इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो मेरे को म्यू पता चल गया, मेरे को सिग्मा पता चल गया। ये म्यू और सिग्मा के बदौलत अब हमको एक और एक्स्ट्रा वैल्यू कैलकुलेट करना है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। ये डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कैसे आ रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू लाने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये वो फॉर्मूला है। यहां पे जैसे मान लेते हैं पहला स्टूडेंट का अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे सिग्मा पूछा है, सिग्मा का वैल्यू कहां से आएगा, दिस इज द सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 पाई कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, -12 एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये हर स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा वो उसका एक्स कहलाएगा, ये एक्स है। हर स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल मार्क्स को हम लोग एक्स कहेंगे। म्यू, म्यू माने मीन, दिस इज द म्यू, मीन।
तो म्यू भी पता चल गया, सिग्मा भी पता चल गया, एक्स भी पता चल गया। सारे वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को ये वैल्यू आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। ऐसे करके सारे स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सारे स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू इस प्रकार से यदि कैलकुलेट हो जाएगा तो सारे स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू मिल जाएगा। मिलने के बाद कुछ इस प्रकार का टेबल दिखेगा। सारे का डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू मेरे को यहाँ पे आ गया, सारे का डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू को अगर हम प्लॉट करते हैं सॉफ्टवेयर में या कहीं पे भी, अब इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट करने से आपको इस प्रकार का बेल शेप्ड कर्व मिलेगा। देखिए ये बेल शेप्ड कर्व आपको दिख रहा है, दिस इज द बेल शेप्ड कर्व। ऐसे करके ऊपर उठा, फ्लैट हुआ, फिर नीचे हो गया, दिस इज द बेल शेप्ड कर्व। इसी को हम लोग बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। अब इसमें एक चीज समझना यह है कि मेरा जो मीन था, मीन यानी कि म्यू मीन, वो मेरा 69 था, ऑलरेडी कैलकुलेट किए थे। सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन मेरा 14.411111 था, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 14 लिखे हैं। यदि 0.5 से ज्यादा होता तो वो 15 हो जाता। ये तो रूल है, ये तो रूल है। 14.4111 था, इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 14 ही रहेगा। और यदि 14.566 रहता, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 15 बन जाता। ये तो रूल है राउंड ऑफ करने का, इसलिए मैंने 14.4111 को राउंड ऑफ करके 14 लिखा यहाँ पे सिर्फ। तो म्यू मेरा 69 है, सिग्मा मेरा 14 है। तो म्यू क्या होता है? मीन होता है। मीन क्या होता है? बीच का वैल्यू होता है। तो सबसे में मीन जो है वो ये है, जो हाईएस्ट पार्ट होता है बेल शेप्ड कर्व का, बेल शेप्ड कर्व का जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसको म्यू कहते हैं या कि मीन कहते हैं। तो ये मेरा मीन हो गया एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 69। अब ये 69 से हम क्या करेंगे? प्लस 14 करेंगे। तो मेरे को पहला स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि फर्स्ट सिग्मा, 69 प्लस 14 करेंगे तो 83 निकला, दैट इज द फर्स्ट सिग्मा। वो ये है फर्स्ट सिग्मा 83। 69 से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 55, दैट इज द नेगेटिव फर्स्ट सिग्मा, वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 55 से लेकर के 83, 55 से लेकर के 83 के बीच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने स्कोर किया? 68% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया। कहां से? 55 से लेकर के 83 के बीच में। ऑलवेज दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। 68% फिक्स्ड है, जिसमें 34.1% ने 55 से 69 के बीच में स्कोर किया है और नेक्स्ट 34.1% ने 69 से 83 के बीच में स्कोर किया है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। फिर यहां पे देखिए दूसरा पार्ट, -2 सिग्मा से लेकर के -1 सिग्मा के बीच में कितने स्टूडेंट ने स्कोर किया है? 13.6% स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है क्लास में। यानी कि 13.6 स्टूडेंट्स ने 47 से लेकर 55 मार्क्स के बीच में स्कोर किया है, इतने मार्क्स के बीच में। सिमिलरली इधर भी 83 से लेकर के 91 के बीच में 13.6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है। और यदि कहें कि 47 से लेकर 91 के बीच में कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, तो 95% स्टूडेंट ने 47 से लेकर 91 के बीच में स्कोर किया है। 47 से लेफ्ट अगर जाएंगे तो वो वहां पे वो बच्चे होते हैं जो 47 से कम स्कोर किया है, और 97 से राइट में आएंगे तो यहाँ पे वो बच्चे होते हैं जो 91 से ज्यादा स्कोर किया है, ग्रेटर देन 91, यानी कि 93, 95 ऐसे जो स्कोर किए वो यहाँ पे दिखाएगा, और 47 से जो कम स्कोर करता है उनका यहाँ पे दिखाएगा। तो ये बेल शेप्ड कर्व का ये सिग्निफिकेंस हुआ कि जो मैक्सिमम लोग स्कोर करते हैं, यानी कि मैक्सिमम या एवरेज जो स्कोर होता है दैट इज द मीन। तो मीन माने म्यू, तो क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस जो होता है वो सब समय मीन के अराउंड रहता है। दैट मीन्स यहाँ पे जिन्होंने भी स्कोर किया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इन सारे एरिया में स्कोर किया है, वो लोग क्लास के एवरेज परफॉर्मेंस के तहत आते हैं। जो फर्स्ट सिग्मा के बाद जिन्होंने स्कोर किया, यानी कि 83 से लेकर 91 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है, वो लोग एक्सेप्शनली वेल यानी कि हाईली ब्रिलियंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, यानी कि वो एवरेज स्टूडेंट से अच्छे हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट ने स्कोर किया है 55 से लेकर 83 के बीच में, और 83 से 91 के बीच में कुछ स्टूडेंट ने स्कोर किया है, तो वो बहुत ब्रिलियंट कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं।
और यहाँ पे 55 से 47 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है उन्होंने एवरेज स्टूडेंट से कम स्कोर किया है। दैट मीन्स वो लोग का आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, वो एवरेज स्टूडेंट से कम स्कोर करते हैं। तो ये कंपैरिजन करने का एक तरीका है कि कितने बच्चों ने एवरेज क्लास के परफॉर्मेंस से ज्यादा स्कोर किया है और कितने बच्चों ने एवरेज क्लास के परफॉर्मेंस से कम स्कोर किया है। ठीक है, तो क्लास का जो एवरेज परफॉर्मेंस होता है वो सब समय 68% बच्चों से ही कैलकुलेट होता है, ये फिक्स्ड है वैल्यू। तो ये हो गया बेल शेप्ड कर्व का सिग्निफिकेंस कि एक क्लास में जब आप टेस्ट लेते हैं उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो कैसे आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस से अच्छा जो स्कोर किया है वो किस कैटेगरी का है। ये वाला वो कैटेगरी है एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा स्कोर करने वाला, और ये वो कैटेगरी है जो एवरेज परफॉर्मेंस से कम स्कोर करता है। इसके बाद जो आता है वो बहुत ही मतलब एक्सेप्शनली वेल, यानी कि आप कह सकते हैं हाईली एक्सेप्शनली वेल किस्म के स्टूडेंट होते हैं, और जो इससे नीचे आते हैं वो बोगस किस्म के स्टूडेंट आप कह सकते हैं जिनका आईक्यू लेवल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब जो हमारा जो डॉक्यूमेंट था जो सब्जेक्ट से रिलेटेड था उसमें देखिए आईक्यू से रिलेटेड कुछ कहा गया है कि जिनका आईक्यू 135 से ज्यादा होता है, यानी कि ग्रेटर देन 135 जिनका आईक्यू होता है, वो कहा गया है कि वो 1 से लेके 2% के कैटेगरी में आते हैं। इसका क्या मतलब है, और इसमें कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ था जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे। इसका क्या मतलब है, अगर इस ग्राफ को देखें और प्रीवियस ग्राफ के साथ कंपेयर करें तो इसमें यह समझ में आ रहा है कि जो एवरेज परफॉर्मेंस होते हैं वो 68% रेंज में आते हैं, यानी कि मीन के अराउंड जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन आता है उसके अराउंड आते हैं। तो इधर भी देखिए ये 100 एवरेज स्कोर है, उसके अराउंड ये है, ये वाला पोर्शन है जिसको हम लोग कह सकते हैं एवरेज जोन। 68% देखिए यहाँ पे भी आ रहा है 68%, यानी कि ये 68% वो लोग हैं जो एवरेज आईक्यू रखते हैं। एवरेज आईक्यू, ये एवरेज आईक्यू का जोन है, दिस इज द एवरेज आईक्यू, दिस इज द जोन ऑफ एवरेज आईक्यू, 68% जोन, जो मीन 100 के अराउंड है या फिर 100 स्कोर के अराउंड जो है, 85 से लेके 115 के बीच में। 115 से 130 के बीच में 14% लोग स्कोर करेंगे आईक्यू, वो आप कह सकते हैं कि एवरेज से थोड़ा ऊपर है, और बाकी 14% लोग ऐसे होते हैं जो 70 से लेके 85 में स्कोर करेंगे जो एवरेज से नीचे है। तो ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि इनका स्कोर एवरेज से नीचे रहता है। और 130 से लेके 145 के बीच में ऐसे लोग आते हैं जिनका आईक्यू जो है एक्सेप्शनली वेल, यानी कि आप कह ही नहीं सकते इतना अच्छा आईक्यू होता है, वो 2% कैटेगरी में आते हैं, या आप कह सकते हैं इसको कि ये थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के कैटेगरी में आते हैं। तो इनका जो आईक्यू होता है ये नॉर्मल एवरेज आईक्यू से तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि एवरेज आईक्यू रखने वाले लोग 68% है, एवरेज आईक्यू से थोड़ा ज्यादा रखने वाले लोग 14% है, और इनसे भी ज्यादा आईक्यू रखने वाले लोग 2% है, यानी कि ये वो 2% कैटेगरी के लोग हैं जिनका आईक्यू सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे ये वो 2% आईक्यू वाले लोग हैं जिनका आईक्यू सबसे कम होता है। ठीक है, तो कहने का बात है कि ये अगर मीन है मेरा, दिस इज द मीन, तो इसके राइट में जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और इसके लेफ्ट में जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, बस यही कहा गया है। तो वहां पे अगर आप उस डॉक्यूमेंट को देखें, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप देखते हैं अच्छे से, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि ऊपर के 1% बालक 1% और इनकी आईक्यू 135 या इससे अधिक आती है, 135 या इससे अधिक आती है, यानी कि ये लोग सुपर नॉर्मल, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, सुपर नॉर्मल, यानी कि ये 1% ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू 135 से ज्यादा होता है और ये सुपर नॉर्मल या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है कि ये 135 से ज्यादा आईक्यू वाले लोग जो 1% कैटेगरी में आते हैं वो इस जोन में आते हैं, इस जोन में आते हैं, जो कि एवरेज आईक्यू से कई गुना ज्यादा ऊपर में है। तो इसको हम लोग गिफ्टेड या सुपर नेचुरल, सुपर नॉर्मल, जो भी आप कहें कह सकते हैं, ये वो कैटेगरी के बच्चे हैं, यहां पे आता है। तो इसका सिग्निफिकेंस इस जोन के साथ है। आई होप समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हर जगह इस्तेमाल होता है, जैसे कोरोना वायरस का भी अगर आप ग्राफ देखने की कोशिश करें तो देखो ये भी एक तुम्हारा बेल शेप्ड कर्व बना रहा है। हाँ, इसमें तुम्हारा, इसमें क्या हो रहा है कि ये ग्राफ थोड़ा चपटा है, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ का जो प्रॉपर्टी है मीन, म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, इन दोनों के वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये ग्राफ तय होता है। तो मीन यानी कि एवरेज लोग जो कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं फर्स्ट फेज में कम थे, इसलिए देखो इसका जो हाइट है ये भी कम है, एम्पलीट्यूड जो है इसका ये कम है, और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, कम लोग बीमार हुए थे फर्स्ट वेव में तो कम लोग रिकवर भी करेंगे, और वही अगर सेकेंड वेव में कंपेयर करें तो यहाँ पे ज्यादा लोग बीमार हुए,
तो ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे म्यू जो है ये ज्यादा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज्यादा आ रहा है, इसलिए यहाँ का जो एम्पलीट्यूड है वो हाई है और वहां का एम्पलीट्यूड कम था। तो कोई भी बेल शेप्ड कर्व का जो प्रॉपर्टी है वो सिग्मा और म्यू पे डिपेंड करता है, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पे डिपेंड करता है। तो बेल शेप्ड कर्व हर जगह यूज होता है, इवन कोरोना वायरस पेंडेमिक का ग्राफ में भी ये यूज हो रहा है, किसी भी क्लास के परफॉर्मेंस में भी ये यूज हो रहा है, इवन फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स, शेयर मार्केट, निफ्टी, कहीं किसी को भी प्रेडिक्ट करना है तो ये यूज होता है। आई होप आपको समझ में आ जाए। मैं बहुत ही सिंपल कंसेप्ट में समझाने की कोशिश किया हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल है क्योंकि ये मैथमेटिकल टर्म है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करना पड़ता है। आई होप सबको समझ में आया है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल को।